लेते हैं जरा, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए ना तो आपके क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, लोग भी ज्वाइन कर लें। तो क्वेश्चंस मैं आपके लेता हूँ, यहाँ तक जो चीज़ मैंने बताई, आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है। इसमें अगर कोई सवाल यहाँ तक है तो आप मुझे बिल्कुल पूछिए और मैं आपके बकिया सवालों का जवाब भी देता हूँ, इससे पेश सर के हम आगे मूव करें। अच्छा जी, ओके। सो मैंने ये कहा कि क्लास ईयर जो है मोहसिन मलिक साहब करेंगे, ठीक है। तो जो लेक्चर स्लाइड्स हैं वो मैं आपको भेज दूंगा, अकॉर्डिंगली आप उनको अपलोड कर दीजिएगा। वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो हर सेशन के इंशाल्लाह विद इन ऑन द सेम डे मैं इस ग्रुप के ऊपर शेयर कर लिया करूंगा, अगर आप में से कोई देखना चाहे तो देखे। बाकी एक चीज़ और ये है कि अगर आप डीएल स्टूडेंट हैं और आप ऑनलाइन आना चाहते हैं हाइब्रिड जोन मोड पे, बिल्कुल आइए। अगर आप डीएल नहीं हैं तो सिर्फ मजबूरी की सूरत में आए, अदरवाइज क्लास में आए, क्योंकि उधर अदरवाइज की कुछ ना कुछ कटिंग भी है। प्लस ये कि क्लास में आना हमेशा एडवाइजेबल है, फायदेमंद है। जिनकी शक्लें मुझे याद रहती हैं ना उनके ग्रेड अच्छे आते हैं। सही है, मतलब स्टूडेंट को ग्रेड से भी गर्ज होता है ना। तो जब आप चेक कर रहे होते हैं ना, ये वैसे मैं आपको एक रूल ऑफ थंब बता दूं, हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा। आप जब तक विजिबल है ना तो आपकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जब आप विजिबल नहीं है तो आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये मतलब इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इंडिस्पेंसिबल हैं, आपके बगैर काम नहीं, का काम हो जाते हैं दुनिया में, हर काम हो जाता है। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बंदा दुनिया से चला जाए, काम नहीं रुकते। लेकिन आपकी अहमियत उस वक्त तक है जब तक आप किसी को नजर आ रहे हैं। जब उसको आप नजर आना बंद हो जाते हैं तो आपकी अहमियत खत्म हो जाती है। चाहे जिस माशरे में है, घर में है तो घर से खत्म हो जाती है, ऑफिस में है तो ऑफिस से खत्म हो जाती है। तो ये अगेन जस्ट अ पॉइंट ऑफ या पॉइंट टू नोट कि इसको याद रखिएगा, ये एक अहम चीज है। अच्छा सी, मैं अभी जो आपसे बात यहाँ कर रहा था, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लेता हूँ, इससे पेशतर के आगे चलें। ये स्लाइड मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूँ। दिस स्लाइड सेज कि हमारे पास जो तीन तरीके हैं वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए, और मैंने आपको रिसर्च की टाइप्स बता दी हैं। और मैंने आपको साथ ये भी हाईलाइट कर दिया कि फॉर्मल रिसर्च करने के लिए हमें लाजमी पब्लिश रिसर्च पेपर्स को लेके चलना पड़ेगा। अब हम आएंगे रिसर्च पेपर्स की क्वालिटी के ऊपर, टाइप्स के ऊपर, जो थोड़ी देर पहले रिजवान साहब ने क्वेश्चन किया और आपके दिमाग में भी होगा कि वो कैसे लेके चलना है। बट उससे पेश सर कि मैं आगे चलूँ, आपका गुड नेम सर, पहले मैं आपसे तारुफ, फहीम साहब जी। सर मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है जो फर्स्ट लेक्चर में होना चाहिए लेकिन मैं नहीं था अवेलेबल। ये है कि जिन्होंने ये सब्जेक्ट दिया है, रिसर्च नहीं कर रहे वो किस तरह इसको हम्म, अच्छा सवाल है जी। फहीम फहीम साहब का सवाल ये है कि अगर मैं रिसर्च नहीं कर रहा और सब्जेक्ट हूँ तो मुझे कैसे लेके चलना है। अच्छा देखें, इस सब्जेक्ट का मकसद ये है कि चाहे आप रिसर्च थीसिस यानी थीसिस करना चाहें या ना करना चाहें, आज नहीं करना चाह रहे ना, हो सकता है कल 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आप कहें यार कि मैंने मास्टर्स तो किया हुआ था, मैं मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है पीएचडी की, तो लेट्स गो फॉर अ पीएचडी। तो वहां पे आप जब जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा और आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो कि रिलेटेड होंगे। अगर आपने यहाँ पे कुछ मुनासिब से किया होगा तो वो आपको कहेंगे यार ठीक है यार, आपको कुछ तो पता है, आप चलने को तैयार है, ठीक है। और प्लस ये कि आपके अदर देन दिस फॉर्मल वे ऑफ रिसर्च, यही सारी चीजें आपकी आम जिंदगी में भी बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। जब आपसे कोई आप एसपीडी में, आपको आपका बॉस कहते हैं जी ये फलां चीज जरा सर्च करके आओ ना, जरा मुझे इस पे फीडबैक दो, एक आर्टिकल आया हुआ है जरा इसको आप पढ़ के आए। अगर आपने, इसको पता है मेरी गाड़ी है। क्यों होंगे, उसने पूछा ना किसकी गाड़ी है। हाँ हवलदार से। हाँ। अगर आपने ये कुछ फॉर्मल बातें सीखी होंगी तो आई एम श्योर आपकी आउटपुट जो है वो उस शख्स से बहुत बेहतर होगी जिसको कुछ नहीं पता कि मैंने कोई टॉपिक सर्च करना है तो कहाँ से करना है, कैसे करना है, लिखना है तो कैसे लिखना है, और प्रेजेंट कैसे करना है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इस कोर्स की 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं इकरा, सही नाम बताया मैंने? हाँ, क्या क्या 3 पार्ट्स हैं? 3 हिस्से हैं ना? हाँ जी, मैंने कहा था कि एक हिस्सा है कि रीडिंग, हमने पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, किसको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सारे सवाल होने चाहिए ना। जो अभी रिजवान ने भी सवाल किया जी कि मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, कहाँ से पढ़ूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये मैं सही भी पढ़ रहा हूँ कि गलत पढ़ रहा हूँ। तो जब आप आम जिंदगी में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं लेकिन आप बस बे ऐसे ही पढ़ते जाते हैं बगैर सोचे समझे, तो अब यहाँ से आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे कि मैंने अगर पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस तरह के सारे सवालों के जवाब। नंबर 2, सेकंड पार्ट है कि जब मैंने पढ़ लिया, पढ़ के मैंने उसको लिखना भी है ना कहीं पे।
तो जब लिखना है तो कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, क्या टूल्स यूज कर सकता हूँ, किस तरह से असिस्टेंस हो सकती है, क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या गलतियां होती हैं जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो पढ़ने वाला है वो मुझसे उससे उसको कुछ फायदा हो जाए ना, वो कहे यार वाकई अच्छा काम करके आया, ये जो करके आया है। तो रीडिंग का एक ब्लॉक है। और थर्ड ये है कि दोनों से ताल्लुक है कि आपने अपने काम को प्रेजेंट करना होता है। तो प्रेजेंट करने के लिए आप बाज़ खड़े होकर करेंगे, कभी आप किसी के पास जाके करेंगे, कहीं पे आप बैठ के करेंगे, या कभी पावर पॉइंट पे करेंगे, कभी पावर पॉइंट के अलावा भी करेंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे कवर होंगे किसी हद तक। तो ये तीन डोमेन्स हम कवर करेंगे या इनमें आप कुछ ना कुछ टिक्स लगाएंगे। समझ गए? आई होप आपके सवाल का जवाब आ गया कि अगर आप इवन थीसिस नहीं भी करना चाहते ना, अभी नहीं करना चाहते, तो इंसानी जिंदगी बड़ी वो है, कॉम्प्लिकेटेड है। यू नेवर नो इन फ्यूचर के कब क्या करना पड़ जाए। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि कभी अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, किसी से ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। सही है, कभी किसी से ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए, चाहे जितना कोई बुरा दुश्मन से दुश्मन भी हो, दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता कल किससे किस हालत में आपको वास्ता पड़ जाए। तो कभी भी जिंदगी में अपने सारे दरवाजे या दरवाजे क्लोज ना करें, ओपन रखें। इस हद तक रिलेशनशिप जरूर रखें कि आपसे अगला बंदा जो है वो सलाम लेने वाला हो, आपको इज्जत देने वाला हो। तो इज्जत दें और इज्जत रिसीव करें। और तो उस एस्पेक्ट के साथ प्लस और बहुत सारी चीजें आप देख लेंगे जो कि आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन एक और जो इसमें चीज ऐड करूंगा कि रिक्वायरमेंट क्या है कि जो काम इसमें थीसिस वाले करेंगे वही नॉन थीसिस वाले भी करेंगे। बट ये कि आप थीसिस नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज इस सब्जेक्ट में हमारा एम होगा कि जो पहला फेज है ना प्रपोजल डिफेंस वाला, वो सारे के सारे कर लें। प्रपोजल डिफेंस मींस टाइटल सिलेक्शन, टाइटल के ऊपर एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, देन डिसाइडिंग सम अप्रोच, हाउ इज आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड समथिंग लाइक दिस, कि ओके जी अब मैं इसके बाद रुक जाए आप। ठीक है, तो वो हम डिस्कस भी करेंगे कि प्रपोजल डिफेंस कहाँ तक होता है। बट वो हम सारे आप में से जितने भी लोग हैं वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो स्टेज तक जाएंगे। और उनकी बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं यार कि इतना कर लिया तो लेट्स गो फॉर द थीसिस, नॉन थीसिस ऑप्शन में ना जाए, हम कुछ कर लेना चाहिए। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि एमएस का मकसद जो है ना, एमएस रखने का दुनिया में मकसद ही यही था कि आप इंडिपेंडेंट एनालिसिस करने के काबिल हो। सिर्फ स्टूडेंट जो होती है वो बैचलर्स तक होती है। ठीक है, बैचलर का मकसद होता है स्पून फीडिंग। ठीक है, बच्चा है, छोटा है, एज में कम है, इसको आप पढ़ाएं और इससे टेस्ट लें, पढ़ाएं और टेस्ट लें। मास्टर्स में दुनिया भर में रूल ये रखा जाता है कि जी इसको दे दिया जाए, ये लो जी पढ़ो, पढ़ के आओ, एंड देन वी विल डिस्कस एंड यू विल गिव योर व्यू पॉइंट्स। इट्स मोर ऑफ पैनल डिस्कशन बेस्ड वर्क, मोर ऑफ एक्सट्रैक्टिंग समथिंग आउट ऑफ द स्टूडेंट। आप बताएं, ताकि आप गलती करेंगे तो गलती ठीक होगी और आपकी वो इस्लाह ज्यादा ज्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से होगी। क्योंकि एक चीज और है जिंदगी में, याद रखिएगा कि जो इंसान धक्के खा के सीखता है ना, वो कभी भी माँ बाप की गाइडेंस से नहीं सीखता। जब घर से निकलता है सीखता तभी है, जब तक घर में होता है कुछ नहीं सीखता। ठीक है, कुछ चीजें सीखता है, लेकिन जो लाइफ लॉन्ग लेसन होते हैं वो आप रियल लाइफ में जाके सीखते हैं, जहाँ आपको हर किस्म के लोग मिलते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट जो बनते हैं ना बच्चे, वो देखे ना आपने, कुछ जो पेम्पर्ड बच्चे होते हैं, वो बस बच्चे वो घर से बाहर निकलते ही रोना शुरू कर देते हैं। और एक स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे होते हैं, उनको पता होता है यार कि मैंने कैसे चलना है। तो दे आर जनरली स्पीकिंग मोर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ इफ दे हैव दैट गाइडेंस एज वेल, जो कि पेरेंट्स की है। ऑफ कोर्स मैं नहीं करूँगा उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट बिल्कुल ही बच्चों को पैरों के नीचे रख लेना और बस कहना जी कि ये लोग घर नहीं निकलने देना मैंने, तो वो फिर बच्चा जो है ना कभी कामयाब नहीं होता ठीक तरीके से, वो बेचारा परेशान ही रहता है सारी उम्र। जी और कुछ पूछ रहे हैं, बताएं। सर लेट्स सपोज मेरा एक्सपीरियंस है इंस्टॉलेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट्स में, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में, तो उसके हिसाब से मैं कैसे चूज करूंगा कि मैंने। कोई बात नहीं, परेशान हो आप थोड़ा सा, और एक्सप्लोर करें। मैं आपको तरीके बताऊंगा, आप उनमें जाके जाएं, एंटर हो, चीज़ों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, लेके आए। एक दो तीन चार इंटरेक्शन में आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, डोंट वरी। सर ज्यादातर जो आर्टिकल्स देखते हैं वो गूगल स्कॉलर से हम लोग रिसर्च मतलब चेक करते हैं ना, इसको करने के लिए। मैं इस पे आऊंगा। आप अगर गूगल स्कॉलर को यूज कर रही हैं करें, आई डिस्कस कि उसके क्या फायदे क्या नुकसान है। ठीक है, तो गूगल मैं स्कॉलर इज नॉट जनरली स्पीकिंग द राइट वे ऑफ सर्चिंग दी थिंग्स। आर्टिकल पढ़ने के लिए उससे कुछ हाँ, उसी के लिए कह रहा हूँ मैं, उसी के लिए कह रहा हूँ, मैं भी उसी के लिए कह रहा हूँ।
जी, और कोई सवाल मेरा नहीं? ये पहला लेक्चर है, मैं पिछला नहीं अटेंड कर पाया था। मैं वैसे डीएल स्टूडेंट हूँ, तो हम्म। मैं कोशिश करूंगा आने की ना सर। बस सर, ये जो आप अभी ये हमारा आप जो नोट करें बिल्कुल नोट करें। सर मैं आपको लेक्चर स्लाइड्स भी दूंगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है ना कि देर आर लॉट ऑफ स्लाइड्स एज वेल, आई विल गिव इट टू यू, आप वो भी देखें। बहुत सारी बातें जो स्लाइड्स पे लिखी है ना, वो ये मैं बात करते हुए कवर कर गया हूँ। आप समझेंगे 20-25 स्लाइड जो मेरे पास मैंने आपको अलग से देनी है, वो मैंने अभी बता दी है आपको। पिछले 4, 5, 10, 15, 20 मिनट में जो बातें हुई हैं, उन्हीं स्लाइड्स के ऊपर हुई हैं। ठीक है। तो सर लेक्चर समरी भी सबमिट करनी है। हाँ, वो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अगेन मैं रिपीट करता हूँ सबके लिए। अच्छा सवाल है आपका, गुड नेम क्या है? सर मैं, मेरा नाम जफर इकबाल है। मैं सर असिस्टेंट कैरियर इंजीनियर पीएचडी। ओके, माशाल्लाह, गुड। तो जफ़र साहब बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। और मैं रिपीट कर लूँ आपके लिए और जो ऑनलाइन है उनके लिए भी कि जो डीएल स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, वो अपने जब लेक्चर पूरा हो जाएगा, अपलोड भी हो जाएगा, तो उसके बारे में उसको देख के अपने अल्फाज में एक समरी सबमिट करेंगे कि उस लेक्चर में उन्होंने क्या सोचा, समझा और लिखा। कुछ ना कुछ लिखेंगे ना, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि वो करंट है, जो हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं और चीज़ों को पेंड नहीं कर रहे। तो दैट वुड बी द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द डीएल स्टूडेंट्स, नॉट द ऑन कैंपस स्टूडेंट। ऑन कैंपस तो आ रहे हैं ना। सर इफ आई कैन कम ऑन कैंपस तो देन फिर मेरी ये फिर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट नहीं है जी आप। बिल्कुल आप आ रहे हैं, आप नजर आ रहे हैं मुझे, आई नो बाय योर नेम, आई कैन सी यू एंड आई वंस आई इंटरेक्ट विद यू आई फिगर आउट के जी आपको पता है। ठीक है। अब देखें ना, जैसा अभी सर ने जो सवाल किया, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर वो लास्ट क्लास में होते, या अगर मैंने रिकॉर्ड किया होता, मैंने रिकॉर्ड में नहीं किया था पर्पसफुली, क्योंकि कोई बात नहीं, पहला लेक्चर था, तो ये इस तरह के सवाल फिर रिपीट नहीं होते क्लास में। तो वो जब रिपीट होते हैं ना, तो चीज़ें मतलब मेरे ख्याल में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है कि आप, ऑल्दो मुझे आई एम हैप्पी टू आंसर एनी टाइम, जितने दफ़ा आप पूछेंगे, बट क्लास का फ्लो इफेक्ट होता है कि आप एक सवाल या एक चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और आई एम श्योर वो मैंने इसी पर्सपेक्टिव से डिस्कस किए थे कि वो क्वेश्चन होगा, बट आपने वो लेक्चर सुना ही नहीं। तो अगली क्लास में आएंगे तो आप वही सवाल करेंगे, तो और एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं उसी फ्लो में दोबारा आपको बताऊं भी। तो वो थोड़ा सा दोनों एंड पे मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट ये सबसे है कि जो अटेंड कर रहे हैं क्लास, और जो से बाद में लेक्चर्स भी सुन रहे हैं, स्पेशली डीएल स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे अपनी 1 पेज 2 पेज समरी जो है जरूर। कोई बात नहीं, नो टेंशन। ठीक है। सो जी, मेरी आवाज़ सबको आ रही है ना? ऑन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आपको मेरी बात समझ आ जी रही सर। है रिलेटेड टू सर अस्सलाम सबमिशन? वालेकुम सर, सॉरी मैं ये सेशन क्लोज हो गया था तो मैंने अभी ज्वाइन अगेन किया है। तो ये आपसे पूछना था, ये जो लेक्चर समरी है सर, ये कहाँ पे सबमिट करवानी है? कोई ईमेल एड्रेस है सर या जी 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 जी, मैं आपको ईमेल एड्रेस दूंगा, आपने उस ईमेल एड्रेस पे सबमिट करनी है। एंड दैट वुड बी द ईमेल एड्रेस ऑफ द क्लास सीआर, जो कि मलिक मोहसिन साहब है। ये मुझे फिर सारों के समरीज को कंपाइल करेंगे, और वो एक एक्सेल शीट में मुझे आप, या एग्जेप फोल्डर में मुझे आप फिर शेयर कर लेंगे कि जी ये सारे की इस हफ्ते में आप लिस्ट ले लीजिएगा मोहसिन फारूक साहब से। ठीक है। वो आप डीएल इंडिकेट कर देंगे, आपने उन्हीं के मुताबिक फिर मुझे वो एग्जिट फोल्डर बनाना है, वो फोल्डर मुझसे आपने ईमेल पे शेयर कर लेना है। सब आपके साथ पहले शेयर कर लेंगे, आप मुझे क्लिक करके भेज दीजिएगा जी कि 10 में से 8 की आ गई है, 2 की नहीं आई है। ठीक है। और वो जिप फोल्डर भी मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं एकदम उसको गो थ्रू करूँ। थीसिस वन का सारा वर्क इस सब्जेक्ट में राइट कवर सर, थैंक यू। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जी, आप थीसिस 1 का सारा कंटेंट कवर होगा, थीसिस 2 का भी कंटेंट कवर होगा, डोंट वरी। जी जी, हम TS1 को भी कवर करेंगे, TS2 को भी कवर करेंगे, हम PhD को भी कवर करेंगे। सही है। तो आप कॉपी कर रहे हैं, इट वुड बी टचिंग ऑलमोस्ट। इस फ्रिज को देख कर याद आया है, हमारा भी तो फ्रिज हमने भी। चलिए, चलें। सो आई होप, और कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछिए। सर कोई वेबसाइट जिसमें हम पास्ट रिसर्च पेपर देख सकते हैं? हाँ, जो रिसर्च पेपर्स है ना, इनके दुनिया भर में बहुत सारे रेपोजिटरीज हैं, हम उनको डिस्कस भी करेंगे। और आप जैसा अभी मैडम ने भी कहा कि जी मैंने गूगल स्कॉलर पे कुछ आर्टिकल सर्च किए, तो एक एक रेपोजिटरी गूगल स्कॉलर की भी है। गूगल स्कॉलर्स भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को आपके लिए अवेलेबल करता है, और बेताशाएं हम साथ साथ उनको भी करते जाएंगे। जी, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारे हैं, विल डिस्कस देम, 1 बाय 1 करेंगे, और आप के क्वेश्चंस का आंसर आता जाएगा साथ साथ, अपने टाइम पे आएगा, थोड़ा सा अपने वक्त के मुताबिक।
जी रिजवान, आप कुछ पूछ रहे हैं? यस सर। सर एक तो आई ट्रिपल ई एक्सप्लोर और archive डॉट ओ आर जी का डिफरेंस बता दीजिएगा। और सेकंड सर क्वेश्चन मेरा ये था कि वो थोड़ा सा लिंक्ड है वो भाई के क्वेश्चन से, कि सर लेट सपोज हमने नॉन थीसिस डिग्री की है और एमएस हमारा कंप्लीट हो गया है, और 4 5 या 6 7 साल लेटर ऑन जो है ना हमारा मूड बनता है कि हम रिसर्च करें या थीसिस करें। तो अब हमने पीएचडी में भी एडमिशन नहीं लिया हुआ, एमएस कंप्लीट हुए हुए भी 5 6 साल हो गए हैं। तो हम यही वाला जो प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे, ये सुपरवाइजर वाला जो आपने बताया कि किसी यूनिवर्सिटी के साथ अगर हम लिंक हों, लेकिन सर हमारी मतलब डिग्री तो उस टाइम नहीं चल रही होगी, तो ऐसे हमें कोई यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी इस तरह करने के लिए? ये पॉसिबल है या नहीं? एक बार हो गया कंप्लीट नॉन थीसिस तो फिर जब तक पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते हम लोग थीसिस नहीं कर सकते। जी, मैं आपके इस सवाल को इसी सीक्वेंस में जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर आपने नॉन थीसिस ऑप्शन के साथ अपना कोर्स वर्क कर लिया है तो आप डिग्री ना लें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैंने रिसर्च करनी है या मेरा कहीं किसी मौके पे पीएचडी का प्लान है, डिग्री ना लें। जब तक आप डिग्री नहीं लेंगे, आपकी डिग्री जो है वो 4 साल तक का टाइम पीरियड होता है, उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने काम को, किसी वक्त भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने अपनी डिग्री सेव कर ली कि आपने कोर्सेज कर ली है, ओके, डिग्री पूरी है, एनी टाइम यू कैन अप्लाई फॉर द डिग्री। बट अगर उसको ओपन रखेंगे तो आप किसी वक्त भी अपना थीसिस दोबारा आके कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो 4 साल के दौरान तो आपने उस ऑप्शन को खुली रख सकते हैं। ठीक है जी रिजवान, एक तो ये पॉइंट जी हो जी। गया। नहीं, आप समझते नहीं मैंने डिग्री क्लोज करनी है, नॉन थीसिस से डिग्री ले लेनी है, तो आप इसके बाद किसी भी सुपरवाइजर के साथ इनफॉर्मली रिसर्च फेज में एम्बेड हो सकते हैं। आप समझते हैं जी, मेरे अच्छे जानने वाले, अच्छी मेरे ताल्लुकात हैं डॉक्टर आमिर बकाई से, और वो मुझे रिसर्च करा करा सकते थे। ऑल्दो मैंने अभी रिसर्च की नहीं है, लेकिन उनके साथ आप ऑनबोर्ड हो जाएं और कहें जी सर मुझे एक रिसर्च टाइटल पे मैं काम करना चाह रहा हूँ और मैं अपना अपने तौर पे काम करूंगा, आपसे सिर्फ गाइडेंस लूंगा। तो आई डोंट थिंक कि एनी सुपरवाइजर या एनी फैकल्टी मेंबर विल से यू कि नहीं जी, आप चूंकि आप थीसिस के स्टूडेंट नहीं है मेरे, या आप अभी डिग्री पूरी करके जा चुके हैं, तो आप रिसर्च ना करें। दे विल ऑलवेज बी वेलकमिंग एनीबडी हु वांट्स टू डू समथिंग, इवन इफ ही और शी इज नॉट enrolled इन एनी प्रोग्राम। तो वो आप किसी वक्त सर भी लेकिन किसी के साथ भी कर सकते हैं। एक तो ये जी हो जी। गया, अगर मैं आपकी बात समझ पाया हूँ। अब अगर आपसे मैं तीसरे इसके इसी के अगले पहलू पे आता हूँ कि आप समझते हैं कि नहीं जी, मैंने तो पीएचडी में अब एडमिशन लेना है और उससे पहले कोई ऐसी सिचुएशन मैंने डेवलप करनी है, और पीएचडी के लिए आप जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में और वो आपको कहती है कि जी आप जो है वो रिसर्च आपने नहीं की थी, तो अब आप रिसर्च पहले करके आए। तो वो जी। आपको करते ये है कि आपको एक 0 सेमेस्टर देते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी जो होती है ना, जो आपके टैलेंट को समझ पाई है कि जी ये रिसर्च कर तो सकता है, की भी नहीं है, तो वो आपको किसी एक सुपरवाइजर के साथ 6 महीने 8 महीने अटैच कर देंगे कि जी पहले आप जाएं, काम करें, पेपर एक पब्लिश कर लें, एंड देन वी विल रजिस्टर यू फॉर पीएचडी, रेगुलर पीएचडी। ठीक है रिजवान, ये जी जी अगर सर मैं मैं आपकी बात का सही जवाब दे पाया हूँ। अगर कुछ और सवाल है तो आप दोबारा पूछ लो। नहीं नहीं सर वो मैं समझ गया, बस सिर्फ ये एक चीज पूछना चाह रहा था कि जो आपने प्रोसेस बताया था ईसीपी जीएससी और जीएसआरएमसी का, वो फिर वही यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी? अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो पीएचडी का तो प्रोसेस डिफरेंट है ना। वो तो अब आप थीसिस फेज से, आप थीसिस किया ही नहीं है आपने ना, तो अब थीसिस वाला जी जी। स्टेज तो निकल गई। पीएचडी के लिए कमिटीज डिफरेंट हैं वहां पे। अगेन, अगर आप इस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, वो भी मैंने दोबारा रिपीट भी करनी है TH1 TH2 के बारे में, आप वहां पे सवाल दोबारा भी पूछिएगा। वो एप्लीकेबल है दोनों के ऊपर, फॉर अच्छा अच्छा एमएससी अच्छा। एंड फॉर पीएचडी, बट सेपरेट। पीएचडी के लिए पहले एमएस करना, अगर आप पीएचडी में डायरेक्ट एनरोल हो गए तो फिर एमएससी के प्रोसेस से तो नहीं गुजरेंगे ना, वो तो खत्म हो गया फिर। ठीक हो गया सर। अच्छा, बाकी जो आपने मुझे सर्च इंजन्स बताए, दोज आर दी टू डिफरेंट repositories अगेन, जहाँ पे एज पर दी देयर ओन क्राइटेरिया दे फिक्स्ड सम या दे स्टोर सम रिसर्च पेपर्स। लाइक IEEE एक्सप्लोरर जो है, IEEE एक्सप्लोरर इज अ वेरी क्वालिटी repository सर्च इंजन, जहाँ पे IEEE इज एन ऑर्गेनाइजेशन। IEEE is an organization. It stands for Institute of Electrical Electronics Engineers. They publish research papers in conferences. They also publish research papers in journals. They have a long list of journals. They have a long list of conferences. They conduct those under their banner. And once those are conducted, they compile them into a compendium. That compendium online repository is IEEE Explorer. तो IEEE एक्सप्लोरर पे आपको वो सारे रिसर्च पेपर्स मिलेंगे जो कि IEEE के बैनर के नीचे हुए होंगे, चाहे वो कॉन्फ्रेंस के हो चाहे वो जर्नल्स के हो।
सिमिलरली एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी जो है, ये एक कंप्यूटिंग मशीनरी के नाम से एक अगेन एक डिजिटल रिपोजिटरी है, जो कि एसीएम एक ब्रॉड नेम, बड़ा नाम है। चलें, अगर ये बात शुरू हो ही गई है तो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा इसको समराइज करता हूँ कि दुनिया में देखें बड़े बड़े कुछ पब्लिशर्स हैं, बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं जो कि कॉन्फ्रेंसेस भी कराते हैं, जर्नल्स भी पब्लिश करते हैं, ठीक है। और वो मारूफ नाम है, यानी क्वालिटी क्वालिटी नाम है, यानी उनको दुनिया में एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। लाइक आप कपड़े लेने जाते हैं ना, तो कुछ ब्रांड एस्टेब्लिश्ड है ना, ठीक है। जी सर। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से ब्रांड्स के आप कपड़े फॉर एग्जाम्पल लेते हैं? सना, सफीना, मारिया भी, खाड़ी, हार्डी, गुल अहमद। ठीक है। आपको भी सारी औरतों वाले नाम याद है? जी सर। गुल अहमद, चेयरमैन का लट्ठा जी, ठीक है। ये बड़े बड़े नाम है ना। अब आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनसे सामान लें या इनसे चीजें लें, क्योंकि इनकी क्वालिटी स्टैब्लिश्ड है। आपको पता है कि इनसे चीजें लूंगा महंगी तो मिलेगी, लेकिन ये कि स्टिल इट वुड बी ऑफ समथिंग विच विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग फिनोमेना, या इन्होंने कुछ ऐसे चेक्स स्टैब्लिश किए हुए हैं कि इनकी चीज अच्छी होती है, ठीक है। सो इसी तरह से रिसर्च की डोमेन में भी कुछ डिजिटल नाम हैं, कुछ पब्लिशर्स हैं जो कि फेमस हैं। उनमें एक नाम अभी रिजवान आपने लिया, आई ट्रिपल ई एक्सप्लोरर। आई ट्रिपल ई इज अ नेम, इनका एक एक्सप्लोरर है, यानी एक कंपेंडियम है, एक डिजिटल डोमेन है जिसमें उन्होंने कुछ सामान रखा हुआ है। तो आई ट्रिपल ई इज वन ऑर्गेनाइजेशन, वन बिग नेम। आई ट्रिपल ई का नाम थोड़ा कॉशियस होकर इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि आई ट्रिपल ई क्या क्या कराती है? कॉन्फ्रेंसेस भी कराती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कॉन्फ्रेंसेस भी कराती है, तो कॉन्फ्रेंसेस के पेपर छापती है। जर्नल्स भी इसके अंदर बहुत सारे हैं, उनके पेपर्स भी अंदर से आपको नजर आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये सोशल इवेंट्स भी कराते हैं, ये कुछ रिसर्च डोमेन में काम भी कर रहे हैं। कोई इनकी मेंबरशिप्स भी होती हैं, इनके रेगुलर मेंबर्स भी हैं, इनके फोरम्स भी हैं, इनके चैप्टर्स भी होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जो आप में से कुछ लोग शायद आई ट्रिपल ई स्टूडेंट चैप्टर के मेंबर्स भी रहे होंगे, शायद अभी भी होंगे कुछ लोग। तो ये टाइम के लिहाज से आपको ग्रो कराते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने सिस्टम के अंदर। सो आई ट्रिपल ई इज वन बिग नेम। आई ट्रिपल ई के अलावा एसीएम इज अनदर बिग नेम, ठीक है। एसीएम के अंदर वो सारे रिसर्च पेपर्स हैं या वो सारे डोमेन्स हैं जो कि कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, लाइक कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैथमेटिकल बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो ये कंप्यूटिंग से रिलेटेड डिसिप्लिन्स के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस भी कराते हैं, जर्नल्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और किताबें भी पब्लिश करते हैं। तो आपको एसीएम के नाम से बहुत सारी चीजें दुनिया में मिलेंगी, ठीक है। इनकी अपनी एक रेपोजिटरी है जिसका नाम है एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी। इसी तरीके से आप कुछ और बड़े नाम भी हैं। एल्सवेयर का नाम सुना होगा आपने। एल्सवेयर सर। जी सर। एल्सवेयर इज अनदर बिग नेम। इट्स अ पब्लिशर जो कि दुनिया में कॉन्फ्रेंसेस भी कराते हैं, जर्नल्स भी छापते हैं, किताबें भी छापते हैं, ठीक है। तो एल्सेवियर की क्या चीज है वो हमें पता होनी चाहिए, किताब के बारे में बात कर रहा हूँ, या कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, या जर्नल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एल्सेवियर, सिर्फ एक पेपर देके कहना कि एल्सेवियर का पेपर है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आई रिपीट, एक पेपर देखा आपने ये एल्सवेयर का पेपर है, रॉन्ग स्टेटमेंट। एल्सवेयर के फला जर्नल, जर्नल का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये एल्सवेयर के कंप्यूटर नेटवर्क्स जर्नल का पेपर है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, राइट। समझ गए बात? इस तरह से एक बड़ा यस नाम सर। है स्प्रिंजर। स्प्रिंजर इज अनदर बिग नेम, ठीक है। स्प्रिंजर जो है वो एक बड़ा पब्लिशर है, कॉन्फ्रेंसेस भी कराते हैं, जर्नल्स भी छापते हैं, किताबें भी छापते हैं। अब आप जब कहें जी पेपर स्प्रिंजर का है, रॉन्ग स्टेटमेंट। स्प्रिंजर के जर्नल है नेचर, उसमें पब्लिश हुआ है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। स्प्रिंजर की एक कॉन्फ्रेंस है जो कि कोलालंपुर में हुई है 23 से 24 जुलाई 1998 में, उसके प्रोसीडिंग में पेपर पब्लिश हुआ है, राइट स्टेटमेंट, राइट। सो स्प्रिंजर इज अ बिग नेम, एल्सवेयर इज अ बिग नेम, आई ट्रिपल ई इज अ बिग नेम, एसीएम इज अ बिग नेम, आईईटी, आईईटी ये पुराना आई डबल ई के नाम से होता था आज से 10 साल पहले, आईईटी में कन्वर्ट हो गया। आईईटी इज अ बिग नेम, अगेन इट्स अ पब्लिशर, इट पब्लिशेस बुक्स, इट पब्लिशेस जर्नल्स, इट पब्लिशेस कॉन्फ्रेंसेस। हिंदावी, अगेन अ बिग नेम, कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, जर्नल्स पब्लिश करते हैं, किताबें पब्लिश करते हैं, सोशल इवेंट्स भी कराते हैं। हिंदावी इज अ बिग नेम। हिंदावी, HINDAWI, हिंदावी। टेलर्स एंड फ्रांसिस, टेलर्स एंड फ्रांसिस, अगेन अ बिग नेम।
कॉन्फ्रेंसेस भी कराते हैं, जर्नल्स भी छापते हैं। तो पॉइंट ये है कि दुनिया में कुछ बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, ये बिल्कुल उस तरह से जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो दे generally ensure some quality standard before they allow a conference to be held, before they allow publication of a journal article, before they allow publication of a book. So इनके कुछ क्वालिटी चेक्स हैं, उनसे जब वो बंदे या ग्रुप पास होता है तो ये उनको अलाउ करते हैं कि जी अब आप कंडक्ट कर लें। ठीक है, तो ये एक क्वालिटी चेक का फर्स्ट चेक है। अगर आप एक पेपर पढ़ रहे हो ना, और वो पेपर इन बड़े नामों के से लिंक्ड अप है, तो आपका पहला एक सेंस टिक होना चाहिए कि यार इनके तहत ये काम हुआ हुआ है ना, तो उन्होंने कुछ ना कुछ श्योर किया हुआ है कि यार इसके प्रोसेस के अंदर वो चेक मार्कर्स हैं कि ये एक अच्छा मैं काम देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुझे इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये इनके अंडर पब्लिश हुआ हुआ है। अगर इनमें से बड़े बड़े नाम नहीं है तो फिर हमें थोड़ा कॉशियस होना चाहिए कि नहीं यार ये तो कोई ऐसी कहीं से किसी ने भी छाप दी, क्योंकि आजकल तो दुनिया इंटरनेट की है। आप आज कुछ लिखें, आई विल शो यू अ वेरी मल्टीपल फोरम्स, यू कैन मेक अ रिसर्च पेपर इन मिनट्स एंड you can just send it across to a conference, and in next 1 hour it will give you acceptance, right? There are many such forums कि within some small time period ना सिर्फ आप पेपर लिख सकते हैं, पेपर पब्लिश भी कर सकते हैं। और जब पब्लिश कर लेंगे तो वो गूगल स्कॉलर पे भी आ जाएगा। गूगल स्कॉलर इज हैज गॉट मैनी मिनिमल क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। एनीथिंग ऑनलाइन जो गूगल पे अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, जिसके साथ कुछ कीवर्ड्स हैं कि रिसर्च पेपर है, वो उसको अपलोड कर देता है अपने रिपोजिटरी में और आपको सर्च में विजिबल हो जाएगा। और अगर मैं स्मार्ट हूँ और मैंने उस रिसर्च पेपर की प्रमोशन के लिए कुछ टेक्निक्स उस सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल की हुई है, तो आपको गूगल स्कॉलर पे नजर आएगा, सबसे टॉप पे नजर आएगा, सबसे फ्री डाउनलोडेबल होगा। आप खट से खोलेंगे और उसमें सारा का सारा बेकार चीजें लिखी होंगी, किसी काम की नहीं होगी। तो किसी बच्चे को अगर खराब करना हो तो उसे क्या करते हैं हम, उससे हम गलत रास्ते गलत चीजें पढ़ाना शुरू कर दें, गलत चीजें दिखाना शुरू कर दें, तो वो खराब हो जाएगा, उसकी बेस लाइन खराब हो जाएगी ना। तो बेस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। आप अभी एक इनिशियल रिसर्चर्स हैं, अभी काम शुरू कर रहे हैं, अगर आपने ठीक डायमेंशन में अपना काम शुरू नहीं किया तो आगे बिल्डिंग भी गलत बनेगी सारी की सारी। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपने पढ़ना है ना, सोच समझ के पढ़ना है। और वो अगेन ये सवालों के जवाब हम आहिस्ता आहिस्ता देंगे। पहला जवाब यानी पहला रुख एक मैंने कवर किया है कि बड़े नामों के साथ चलेंगे तो आपका एक पहलू कवर होगा। ठीक है, हर जगह हर चीज को नहीं पढ़ना कि जी बस ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, डाउनलोड हो सकती है, खट से डाउनलोड की और मुझे आसान लगी। आसानी इज अनदर, क्या अट्रैक्शन है ना आसानी में। तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि अट्रैक्शन इज किलर, इट्स किलिंग। सो वेन एवर समथिंग इज अट्रैक्टिंग यू, आसानी ये अट्रैक्शन होती है। आसानी हमेशा आपको गलत डायरेक्शन में, मोस्टली गलत डायरेक्शन में लेके जाती है। तो जब आसानी आ रही है ना, तो सोच लें यार कि मुझे थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, आई हैव टू चेक, डबल चेक, ट्रिपल चेक कि ये चीज मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो आसान जब मुश्किल चीज होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मुश्किल काम करने के लिए जिसने वो काम किया उसको काफी मुश्किल पड़ी होगी, तभी उसने वो मुश्किल काम किया है। मतलब मैं अगेन मोटी बात इस पे इस तरह कहूंगा कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मुश्किल चीज जो होती है वो ठीक होती है, और जो आसान चीज होती है उसमें जनरली स्पीकिंग ज्यादा मसले होते हैं। तो खैर ये आगे चीजें चलती जाएंगी, सिर्फ आपका सवाल था तो मैंने रिजवान उस लिहाज से उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। बट इसमें हमने एक बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज कवर की है कि जी कुछ बड़े नाम हैं, कुछ बड़े पब्लिशर्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए। और अपने अपने डोमेन में, लाइक ये जो बड़े बड़े मैंने नाम लिए ना, ये सारे के सारे हर डोमेन में पब्लिश करते हैं। इंजीनियरिंग में भी करते हैं, कंप्यूटिंग में भी करते हैं, मैनेजमेंट में भी करते हैं, सोशल साइंसेज में भी करते हैं। ठीक है, आपको एल्सवेयर के बेताशा जर्नल नजर आएंगे जो कि सोशल साइंसेज के होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के होंगे, बट इंजीनियरिंग के भी होंगे। ठीक है, आई ट्रिपल ई एक्सप्लोरर जो है वो आई ट्रिपल ई का सर्च इंजन है। ठीक है, एसीएम का सर्च इंजन जो है वो एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी है, राइट। और एल्सवेयर का जो सर्च इंजन है उसका नाम है साइंस डायरेक्ट, साइंस डायरेक्ट, राइट। तो साइंस डायरेक्ट पे से अभी मैं अगर आपके सामने यहाँ पे उसको खोलता हूँ, इनमें जो और सर सबसे बड़ा और एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म है वो साइंस डायरेक्ट है। एल्सवियर इज द ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट वन, बिग ब्रदर है इन सब का। आई ट्रिपल ई और एसीएम से भी पहले से स्टैब्लिश्ड है। तो एल्सवियर का जो रिपोजिटरी है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो उसका जो डोमेन है उसमें आपको हर चीज मिल जाएगी, आपको कोई कीवर्ड मिलेंगे, आपको उसमें हजारों लाखों आर्टिकल्स मिलेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे लेट मी ओपन।
अरे पेड है सर या फ्री में है? मैं सर उस पर भी आता हूँ, भी आपका क्वेश्चन अच्छा है। लेट मी डिस्कस लेट सर एक डॉक्टर नजीबुल्ला ने DOAJ के बारे में भी बताया था, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स। जी, DOAG जो है ना, असल में वो इंडेक्सेशन एजेंसीज हैं। इंडेक्सेशन तो हम थोड़ी देर बाद कवर करेंगे। उसमें आपको मैं बात करूंगा स्कोपस की, वेब ऑफ साइंस की, DOAG की। ये सारे के सारे इंडेक्सेशन एजेंसीज हैं जो पेपरों को इंडेक्स करते हैं और उनको अकॉर्डिंगली आई वुड से कि किसी इस फॉर्म में रखते हैं कि आप उनको एक्सेस कर सकें इंटरनेशनली। ठीक है, तो जस्ट बेयर इट विद मी, थोड़ा सा उसको हम बाद में करेंगे, वो भी शायद इस स्टेज पे जरूरत नहीं है उसके कवर करने की। अच्छा जी, ओके जी। अभी ये सेशन क्लोज भी होने वाला है। हम इस सेशन के बाद एक छोटी सी ब्रेक भी करेंगे, 10 मिनट में हम इस साइंस डायरेक्ट को देखते हैं, और देन आई विल गिव यू टाइम फॉर योर नमाज प्रेयर। So let me share the Science Direct. अच्छा जी, ओके। आई थिंक अभी आपको ये विजिबल होगा ऑनलाइन भी और इधर भी। एंड व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर अपना लैपटॉप आप ला सकते हैं या रेडीली अवेलेबल रख सकते हैं तो उनको रखा करें। साथ साथ में कुछ चीज़ें आपको कहूँगा जिसमें आप उन दिनों उन कामों को करें तो अच्छा है। अच्छा जी, ओके। सो ये विजिबल है आपको सामने, sciencedirect.com नजर आ रहा है सबको? यस यस सर। अच्छा जी, देखिए अब ये एक सर्च इंजन ही है, बट एल्सवेयर के अंडर मेंटेन्ड हो रहा है। लेफ्ट साइड पर आपको एल्सवेयर का लोगो भी नजर आ रहा होगा। और इसमें आप आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, कोई जर्नल के नाम के तहत, बुक के नाम के तहत, कॉन्फ्रेंस के नाम के तहत, ऑथर्स के नाम के तहत। ठीक है, और से एनी वर्ड विच यू वुड लाइक टू राइट ओवर हेयर, से कोई एक आप जिसको कोई टाइटल टॉपिक ना मिला हो, गिव मी सम नेम। कंस्ट्रक्शन, जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? सॉरी, फहीम। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। आप वैसे डिग्री कौन सी कर रहे हो? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड आपने एक आर्टिकल ढूंढना है। ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो द इजिएस्ट वे, अनदर इजियर वे टू फाइंड आउट अ टाइटल इज टू फाइंड आउट अ रिसर्च पेपर विच विल गाइड यू कि यार ये काम मैंने किया हुआ है कुछ एक तरीके से। जैसा मैंने कहा कि एवरीबडी आउट ऑफ अस बीइंग अ थीसिस स्टूडेंट हैज टू propose a title which is solution of a problem. It cannot be just study. It has to be a solution of a problem. Right? So ये जहन में रखना है, ये पंच लाइन जहन में रखनी है कि थीसिस टाइटल हैज टू बी अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब इसमें अच्छा, पेपर जो लिखे जाते हैं, किताबें जो लिखी जाती है ना, हर किताब हर पेपर सोल्यूशन पे नहीं लिखी जाती है, भी याद रखिएगा। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स मिलेंगे, ऐसी बुक्स मिलेंगी, ऐसे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि शायद सिर्फ डिस्क्रिप्शंस होंगी, वाइट पेपर्स होंगे, इंट्रोडक्टरी पेपर्स होंगे। आउट ऑफ दोज पेपर्स आपने फिर अपनी ये आप में हैबिट की आदत आनी चाहिए कि मैं किसको पिक करूं इसमें से जो कि किसी सोल्यूशन पे बात कर रहा है, और उनको फिर मैं डिस्कस करूं अपने काम के अंदर या उनसे कुछ गाइडेंस लूं। तो मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का वर्ड फहीमुल्लाह साहब के लिए यहाँ पे लिख के मैं सर्च करता हूँ। लेट मी सी के हाउ मेनी आर्टिकल्स इट गिव्स मी, हाउ इट गाइड्स मी। देखिए जी, अब ये मुझे, अगर आप इसमें देखते हैं तो ये मुझे 6,31,816 रिजल्ट्स दे रहा है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, और उसमें मुझे बता रहा है अगर आपने रिफाइन करना है तो ये साल वाइज भी मुझे बता रहा है कि यहाँ पे इस रेपोजिटरी में जो आर्टिकल्स हैं, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, विजिबल हो अगर आपको, तो हर साल के लिहाज से आपको बता रहा है कि किस साल में कितने टाइटल्स इस पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और उसमें रिव्यू, अब और भी आगे जाते हैं तो रिव्यू आर्टिकल्स हैं, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स हैं, कुछ जनरल बुक चैप्टर्स हैं, और अगर मैं इसको खोल लूँ तो बुक रिव्यूज हैं, केस रिपोर्ट्स हैं, कॉन्फ्रेंस इंफॉर्मेशंस हैं, डाटा आर्टिकल्स हैं, डिस्कशंस हैं, एडिटोरियल्स हैं।
मैं एक मिनट आता हूँ, आप इस सवाल को रोक के रखें जरा। ठीक है जी। और अब नीचे आते हैं हम, तो और चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं। आप इसमें से इस सर्च इंजन को अपने लिहाज से कुछ टिक्स करना चाहते हैं, आप देखना है, आप देखें इधर नीचे आ जाएं। आप सब्जेक्ट एरिया आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सोशल साइंसेज से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग से, या किस डोमेन में, आप उसको भी क्लिक कर लें। ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में भी कंस्ट्रक्शन यूज होती है, आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए मेरे ख्याल में सोशल साइंसेज, है ना। तो मैं उसको क्लिक कर दूं तो मेरे आर्टिकल्स को वो उस लिहाज से कम कर दिए उसने, दे 1,04,000 आर्टिकल पे आ गया अभी। ठीक है। अब अपने से सालों में भी आप समझते हैं जी कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने 18 और 19, 20 और 21, 22, 23, यानी ये कुछ पिछले 5-8 साल के देखने, पुराने शायद मेरे काम के नहीं है। ओके, वो भी आपने लगा दिया फिल्टर। फिर आप और जो फिल्टर लगाना चाहें लगाएं आप। फिर आप सिर्फ आपको इंग्लिश के चाहिए, आपको तो फ्रेंच चाहिए ही नहीं, क्योंकि फ्रेंच तो मेरे ख्याल में आपको नहीं आती होगी। ठीक है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। और स्पेनिश आपको ओपन एक्सेस एक टर्म होती है, हम इस पे बाद में आएंगे कि ओपन एक्सेस और क्लोज एक्सेस क्या की चीज़ होती है। बट ये कि जनरली स्पीकिंग ये सारे के सारे, आप मैंने कुछ इसमें फिल्टर्स लगाए हैं, तो मुझे अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, पहला आर्टिकल देखें आप, क्या कह रहा है जी, नेटवर्क बेस्ड सेफ्टी रिस्क एनालिसिस एंड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड फॉर रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन इन कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट मैनेजमेंट। क्या ये पेपर एक सोल्यूशन पे बात कर रहा है, एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे बात कर रहा है? एवरीबडी इज फॉर एवरीबडी। मैं इसको खोल लेता हूँ, चलें। सर ये रूट कॉज आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो फिर तो सॉल्यूशन बनता भी है और नहीं भी बनता। इसको जरा आप देखिए। हाँ जी, अब देखें इसको अब यहाँ पे आर्टिकल अभी खुल गया है। नेटवर्क बेस्ड सेफ्टी रिस्क एनालिसिस एंड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड फॉर रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन इन कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट मैनेजमेंट। देखें, एक्सीडेंट मैनेजमेंट के अंदर रूट कॉज की आइडेंटिफिकेशन करना इज अ प्रॉब्लम, एक मसला है, उसको आपने सॉल्व करना है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन करने का कोई तरीका डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये एक सोल्यूशन है, इट इज अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो दिस पेपर इज टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। So it can be considered as a thesis title. It can be considered as a thesis title, right? अब उसका जो स्कोप है, कहां से कहां तक करना है, आइडेंटिफिकेशन के बाद उस मसले को हल भी करना है, ये एक और पहलू है। एक मसले के अंदर बहुत सारे मसले होते हैं ना, तो ये एक मसले को हल कर रहा है, सब मसले को हल कर रहा है। और सब मसले भी हो सकते हैं, उनमें भी जाया जा सकता है। दैट वुड बी द डिसीजन ऑफ योर सुपरवाइजर देन, वेदर ही विल और शी विल टेक यू टू larger domain, larger problem, right? But as far as this paper is concerned, this is a thesis title. It can be considered as a thesis title. एक पेपर है और बहुत सारे सीरीज में पेपर्स, जब स्पेसिफिकली अब इसी को सर्च करेंगे, यानी एक्सीडेंट मैनेजमेंट को, कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट मैनेजमेंट को जब सर्च करेंगे, तो हमें और आर्टिकल्स भी मिलेंगे। तो वी कैन ऑलवेज डू मोर रीडिंग, मोर एनालिसिस, कटिंग डाउन, फिल्टरिंग, आहिस्ता 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 मेरे कुछ 10, 15, 20 आर्टिकल शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे जो कि मेरे काम के होंगे। बाय द लुक ऑफ इट दिस हैज एल्सवेयर का नाम है। उनके जर्नल का नाम क्या है यहाँ पे, अगर आप देखें, मैं आपसे पूछूं कि ये एल्सवेयर का कौन सा जर्नल है, तो कैन यू इंडिकेट? सिस्टम सेफ्टी। सर जर्नल का नाम है जी रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग एंड सिस्टम। रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। ठीक है। और उसके वॉल्यूम 256 में पब्लिश हुआ है। एक वॉल्यूम जो होता है वो जनरली स्पीकिंग 1 साल का कंटेंट होता है। तो बाय द लुक ऑफ इट, अगर मैं जनरल इंफॉर्मेशन अप्लाई करूं, तो इसके 256 वॉल्यूम से मुराद ये कि 256 सालों से पब्लिश हो रहा है, एज फार एज जनरल मेरी अगर अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन आई डाउट ऐसा नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली इसके 3 वॉल्यूम पब्लिश होते होंगे साल में, या 4 होते होंगे। तो मे बी कहीं 70 साल, 80 साल, 90 साल, वो एक्सप्लोर किया जा सकता है कि जनरल कितने साल से पब्लिश हो रहा है। बट मोटे तौर पे एक वॉल्यूम 1 साल का होता है। तो ये 256 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है, और अप्रैल 2025 की डेट लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है? ये एडवांस में एक्सेप्ट हो गया है। फॉर्मल फॉर्मल पब्लिश होगा ये अगले 2 महीने बाद, क्योंकि रो के अंदर पेपर्स लगे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पब्लिश हो रहे होते हैं अपने अपने टाइम पे। पेपर एक्सेप्टेड है और ऑनलाइन पब्लिश हो गया है। प्रिंट पब्लिकेशन जो है वो अप्रैल के लिए उन्होंने प्लान की हुई है। तो बाकी इसकी बाकी कुछ और डिटेल्स हैं, और इसका अगर हम साइट जाके देखें तो ये इसकी साइट भी खोल लेगा कि जी इसकी साइटेशन करनी है अगर आपने इसको, और टेक्स्ट फॉर्म में देखना है।
खैर बहरहाल इस पे हम अभी नहीं जाते हैं। खैर